बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल प्रोसीजर के हवाले से है कि हम देखेंगे किन सूरतों में हम सिविल कोर्ट में अपना सूट फाइल नहीं कर सकते। वैसे तो सीपीसी का सेक्शन 9 है कि हम अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं उसके रिड्रेसल के लिए अपना सिविल कोर्ट में अपना सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल कोर्ट को वैसे भी कहा जाता है कि ये अल्टीमेट फोरम है जो हमारी ग्रीवेंसेस को रेमेडी प्रोवाइड करता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शनल बार के हवाले से है कि हम किन सूरतों में सिविल कोर्ट में अपना सूट लेकर नहीं जा सकते। इसको हम 3 हेडिंग में डिवाइड करते हैं। एक एक्सप्रेस बार है, एक एम्प्लॉयड बार है और तीसरा बार अंडर अदर लॉज है। एक्सप्रेस बार को हम देखते हैं, इसको हम 3 सब हेडिंग में डिवाइड कर लेते हैं। एक एब्सोल्यूट बार है, एक कंडीशनल बार है और एक स्पेशल बार है। अगर हम सीपीसी को खोलें तो उसमें सेक्शन 10 है, सब जुडिस्ट है, सेक्शन 11 है, सेक्शन 12 है, सेक्शन 47 है, सेक्शन 144 है। अब मैं इन सेक्शन को आपकी आसानी के लिए एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सेक्शन जो 10 है सब जुडिस्ट है कि अगर कोई मामला जो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है तो सेम पार्टी वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे वो उसी कोर्ट में या पूरे मुल्क की किसी भी कोर्ट में वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर करें भी तो उस पर प्रोसीडिंग को रोक दिया जाएगा, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि 2 जो कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट हैं उनको कंट्राडिक्टरी फैसला करने से इसका रोकना होता है। इसलिए हम जो मामला ऑलरेडी पेंडिंग है, सब जुडिस्ट है, उसको लेके हम दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते अनलेस के वो डिसाइड हो। इसके बाद अगला सेक्शन है इसका 11 है, रेस जुडिकाटा। जो मामला एक दफ़ा डिसाइड हो जाए, जो सेटल हो जाए एक दफ़ा कॉज ऑफ एक्शन, उसको हम लेकर दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। ये सीआरपीसी में भी है, ज़ाब्ता फौजदारी में भी है, डबल जेपार्डी। और इन दोनों की बुनियाद सिविल और जो क्रिमिनल है, इन दोनों में जो बुनियाद है इसकी वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 है, जिसमें डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रिमिनेशन को बयान किया गया है कि कोई भी आदमी जिसको एक दफ़ा वो कन्विक्ट हो या एक्विट हो तो दोबारा हम उसको नहीं बुला सकते। अब ये इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जो सेक्शन जो है जो 11 है रेस जुडिकाटा, अब जो मामला डिसाइड हो जाए तो दोबारा हम नहीं आ सकते, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसा कि लॉ में तो हर जनरल रूल का एक्सेप्शन भी होता है, इसकी भी एक्सेप्शन हैं। जहाँ पर जैसे कि ज़ाब्ता फौजदारी में अगर कोई ये एक ज़िमनी बात आ गई, मैं वो भी बयान करता चलूँ। जैसे कि ज़ाब्ता फौजदारी में अगर सेवरल चार्जेस हैं या सेवरल चार्जेस हैं या आपके वो सेपरेट चार्जेस हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे को करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और जो पीपीसी का सेक्शन 408 या 409 के तहत उसको इन दोनों में से किसी एक के तहत उसको सज़ा हुई है और एक में उसको बाद में छोड़ दिया गया है, तो जो दूसरा जो सेक्शन है उस पर जो ऑफेंस था उसमें वो उसको कोर्ट दोबारा बुला सकती है। चलो ये एक ज़िमनी बात थी, जैली बात थी, वो मैंने आपको बयान कर दी है। आगे हम चलते हैं। आगे सेक्शन है सीपीसी का सेक्शन 12 है, बार टू फर्दर सूट। कुछ ऐसी सूरतें हैं कि जिनमें हम दोबारा फिर सूट फाइल नहीं कर सकते। उसमें 4-5 चीज़ें दी गई हैं। एक अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 है, अंडर ऑर्डर 9 रूल 9 है, अंडर ऑर्डर 22 रूल 9 है और अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 है। अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 में ये बयान किया गया कि हमने जो भी अपना सूट फाइल करना है वो एज ए होल करना है। अब इसमें बार ये है कि अगर कोई बंदा उसका कोई पोर्शन डिलिबरेटली ओमिट करता है, रिलिंक्विश करता है, तो उस ओमिटेड पोर्शन के लिहाज से वो दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता। जो भी उसने अपना क्लेम करना है, ये
ऑर्डर 2 में फ्रेम ऑफ सूट है कि आपने उसको एज ए होल करना है। इसी तरह अंडर ऑर्डर 9 रूल 9 में अगर प्लेंटिफ हाज़िर नहीं होता, मुद्दई नहीं हाज़िर होता, तो उसका सूट डिसमिस कर दिया जाता है और दोबारा वो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे सूट फाइल नहीं कर सकता। अब इसमें थोड़ा सा प्रोसीजरल जो अदालतों में भी होता है, जो हम रोज़मर्रा, मैं भी ज़ाहिर कोर्ट में जाता हूँ, हम ऑब्ज़र्व करते हैं, इसमें थोड़ी सी मिस प्रैक्टिस ये होती है कि जो सूट फाइल होता है, जो अदालत उसकी शॉर्ट प्रिलिमिनरी फर्स्ट डेट, जो उसकी शॉर्ट डेट उसकी जो रखती है, वो डेट फिक्स फॉर हेयरिंग नहीं होती। अगर उस शॉर्ट डेट को मुद्दई ना आए तो जज साहब उसका सूट डिसमिस नहीं कर सकते। वो एक्चुअली डेट होती है कि जिसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है उसने प्लेन को भी देखना होता है, उसने सूट को भी देखना है उन्होंने, और उसके बाद डिफेंडेंट को समन करने हैं, और इवन प्लेंटिफ को भी नोटिस किया जाता है कि ये आपकी जो डेट फिक्स फॉर हेयरिंग है। ये हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स में लिखी हुई है ये बात कि जब जो डेट फिक्स फॉर हेयरिंग है, अगर उस दिन भी अगर प्लेंटिफ नहीं आता तो फिर भी जज साहब के पास 3 सूरतें हैं। वो सिंपली नहीं कि आपका सूट डिसमिस कर देंगे, उनके सामने 3 सूरतें हैं। ये भी कुछ जैली चीज़ें आ रही हैं। बेसिक तो यही था कि अंडर ऑर्डर 9 रूल 9 में अगर मुद्दई हाज़िर ना हो तो आपको उसका सूट डिसमिस हो जाएगा और उसको उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा सूट नहीं लेके आएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं इसका बाद इसकी तफसील में अगर बयान कर दूँ, जो हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स में लिखा हुआ है, अगर जो डेट फिक्स फॉर हेयरिंग है, अगर उस दिन मुद्दई नहीं आता तो हमारे तो 3 सूरतें हैं। अगर तो आपकी प्लेंट इन ऑर्डर नहीं है, यानी ऑर्डर 7 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक नहीं है, इन ऑर्डर नहीं है, तो जज साहब आपकी प्लेंट को अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 वो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट करेंगे। बाकी जो 2 सूरतें हैं, अगर तो आपकी प्लेंट इन ऑर्डर है तो फिर भी जज साहब के पास 2 सूरतें हैं। अगर मुद्दई नहीं आता तो अंडर ऑर्डर 9 रूल 9 और अंडर ऑर्डर 9 रूल 3, ये दोनों ऑर्डर के तहत वो आपका सूट डिसमिस कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, ऑर्डर 22 रूल 9 है। इसमें यह है कि अगर मुद्दई जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर वो सूट मेंटेनेबल नहीं रहता। इंसॉल्वेंसी की सूरत में वो कोर्ट उसका सूट जो है वो डिसमिस कर देती है। लेकिन इसमें यह है कि अगर उस प्लेंटिफ के कुछ क्रेडिटर्स हैं, अब उनको तो जो उनका कर्ज है वो तो वापस करना है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए वो कोर्ट असाइनी या रिसीवर मुकर्रर कर सकती है, अनलेस के वो भी डिक्लाइन कर दें, वो भी रिफ्यूज़ कर दें। तो उनके रिफ्यूज़ल की सूरत में फिर डिफेंडेंट को हक हासिल हो जाता है कि वो एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं सूट की डिसमिसल के लिए। इसी तरह अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 में आप अपना जो सूट है वो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने विड्रॉ किया विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट फॉर रीफाइलिंग तो फिर आप उस कॉज ऑफ एक्शन पे, ये भी एक्सप्रेस बार है कि ये आप फिर सूट फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, आगे ऑर्डर जो सेक्शन 47 है, ये इजरा के बारे में, एग्जीक्यूशन के बारे में है। इसमें जो जितने भी मामलात हैं पार्टीज़ के हवाले से, कौन सी पार्टी इसमें है जो और कौन सी पार्टी को कितना शेयर मिलना है, वो इंस्टॉलमेंट्स होंगी नहीं होंगी, कितने मुद्दत में, ये कितने स्पैन में इसकी अदायगी होगी, उसका सारा जो उसकी जो डिस्चार्ज है, उसका एग्जीक्यूशन है और उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, ये सारे मामलात एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने करने हैं और इसमें भी सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सारे मामलात में आपने कोर्ट को एप्लीकेशन देनी है। तो ये भी एक्सप्रेस बार है कि
जो डिग्री की एग्जीक्यूशन है, सेटिस्फैक्शन है, डिस्चार्ज है, उसको आपने उसके सूट फाइल नहीं करना और सिंपली एप्लीकेशन देनी। इस तरह आगे एक और सेक्शन है 144 में है कि अगर एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन है, अगर कोई डिग्री वेरीड होती है, कोई तब्दील होती है या उसमें उसको रिवर्सल आता है या रिवर्स होती है, और उस लिहाज से किसी भी पार्टी को, सिर्फ प्लेंटिफ नहीं, अगर डिफेंडेंट भी हो सकता है, किसी भी पार्टी को कोई बेनिफिट उसको वो एंटाइटल हो जाता है, तो वो उस बेनिफिट के लिए अदालत में वो उसको लाजमी नहीं है कि वो सूट फाइल करे, वो सिंपली एप्लीकेशन दे सकता है उस रेस्टिट्यूशन, उस रिवर्सल के इवज़ जो उसको बेनिफिट हासिल है, कोई भी पार्टी वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है। इसके लिए सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो एक्सप्रेस बार के नीचे जो एक हेडिंग सब हेडिंग थी एब्सोल्यूट, वो हो गया। दूसरी जो हमारी थी सब हेडिंग वो कंडीशनल बार है। कंडीशनल बार में सेक्शन है सीपीसी का 83 सेक्शन है सीपीसी का। क्या कोई एलियन पाकिस्तान में आके सूट फाइल कर सकता है? जी कर सकता है। उस पर कंडीशन ये लगाई गई है कि विद द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन से, इजाज़त से सूट फाइल करेगा, ये कंडीशन लगाई गई है। इस तरह सेक्शन है 84, क्या कोई स्टेट, फॉरेन स्टेट पाकिस्तान में आके सू कर सकती है किसी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एसोसिएशन को या किसी इंडिविजुअल को? कर सकती है, लेकिन कंडीशन उसने ये फुलफ़िल करनी है कि उस स्टेट को जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो रिकग्नाइज़ करती हो। जैसा कि हम इज़राइल है उसको हम तस्लीम नहीं करते, इस तरह ये लाजमी है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट उसको तस्लीम करती हो। इसी तरह जो तीसरा इसका सब हेडिंग थी वो है स्पेशल बार। स्पेशल बार में ये पब्लिक चैरिटी के हवाले से है। सेक्शन 92 है सीपीसी का कि कोई भी जो कंस्ट्रक्टिव जो ट्रस्ट है उसको लेके जो पब्लिक वेलफेयर के लिए है,